हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हाफ एंगल के जो क्वेश्चन हैं आज उनके ऊपर स्टडी करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं भी जो एंगल दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन किया है। अब यदि एंगल को हाफ कर दिया जाए तो क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा या उससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, आइए आज हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन आपके पास कि tan x की वैल्यू है -4/3। क्वेश्चन क्या बच्चों कि जो tan x की वैल्यू है वो है -4/3 और आपको दे दिया x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट यानी आपके द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित है। x जो है वो आपका द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित है। तो स्टूडेंट आप सभी को मान बताना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। कहने का अर्थ बच्चों ये हो गया कि जो एंगल आपको दिया गया है यदि उसका एंगल हाफ कर दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी। यानी इससे फॉर्मूले का देखो यूज कितना ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। भाई हमारे पास जो एंगल है उसका हाफ एंगल हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूलों के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आप sin 45 की वैल्यू जानते हो, tan 45 की वैल्यू भी जानते हो। अब यदि एक बार जस्ट एग्जांपल ये भी समझने की कोशिश करो, आपको ये दे दिया जाए कि tan 45 की वैल्यू है तो उसका जो हाफ एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी tan 22.5 जिसे आप हिंदी में कहते हो 22.5, ठीक है, 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपको यदि वो पता करनी है तो कैसे करोगे, यार हाफ एंगल फॉर्मूलों के बारे में हमारे पास जानकारी बच्चों होना जरूरी है। तो आज का ये जो लेक्चर रहेगा हमारा वो कंप्लीट हाफ एंगल के ऊपर रहेगा। यानी कोई भी एंगल दिया गया उसके यदि एंगल को हाफ कर दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बच्चों इसको स्टडी करते हैं कंप्लीटली फॉर्मूले के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों। यदि आपको याद हो आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, इसको मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ। एक तो हमने ये पढ़ा है 2 cos square a - 1 और एक हमने ये पढ़ा है 1 - 2 sin square a। सिर्फ इस एक फॉर्मूले के थ्रू हम सारे हाफ एंगल पता करेंगे। आपको कि सर इन्हीं के थ्रू क्यों, भाई साइन कोस ही क्यों, तो बच्चों आप सब जानते हो यदि साइन और कोस मैं पता कर लूँगा तो क्लियरली मेरे पास बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। आपको कैसे, क्योंकि साइन अगर मेरे पास है, कोस अगर मेरे पास है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। क्लियर है, tan का रिवर्स कोट, कोस का रिवर्स सेक और साइन का रिवर्स कोसेक, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो सारी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यानी हमारा बच्चों जो मेन फोकस रहेगा वो इसी फॉर्मूले के थ्रू रहेगा, ठीक है। अब आप समझिए इस फॉर्मूले को, यदि मैं a को रिप्लेस कर दूं x/2 से, यदि बच्चों मैं यहाँ पर a को x/2 से रिप्लेस कर दूं, यानी a की जगह मैं ये रख दूं x/2, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? यानी यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो आपको एंगल है वो हाफ दिखाई देने लग गया होगा। तो जब बच्चों मैं इन दोनों को इक्वल लेके सोल्व करूँगा तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 मेरे पास आएगा 1 + cos x/2। इन दोनों को लेकर जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास बच्चों जो साइन स्क्वायर x/2 है वो आ जाएगा 1 - cos x/2 और स्क्वायर रिमूव करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, रूट, लेकिन प्लस माइनस 1 + cos x/2 और ये आ जाएगा साइन x/2 हो जाएगा, रूट प्लस माइनस आगे 1 - cos x/2, कुछ ऐसा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आराम से समझने की कोशिश करो। भी बच्चों हमारे पास था कि cos 2a का फॉर्मूला हमने 3 तरीकों से पढ़ा है, 3-4 तरीके पढ़े हैं, उनके थ्रू मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि cos 2a को लिखा जा सकता है 2 cos square a - 1 और 1 - 2 sin square a। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर a को x/2 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जब मैं a की जगह x/2 इस पूरे फॉर्मूले में रखूँगा तो ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिखाई नहीं दी जाएगी क्या, सॉरी ये आइडेंटिटी है नॉट इक्वेशन, ओके। ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी दिखाई दे जाएगी,
इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को लिया, सोल्व करूँगा, अभी 1 उधर जाएगा, प्लस का 2 डिवाइड में ले जाओ तो कुछ ऐसा होगा, ये उधर, ये वो इधर आएगा, कुछ ऐसा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट और प्लस माइनस। अब बात है बच्चों, प्लस माइनस आपको नहीं लेना है, जब हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में प्लस माइनस पे नहीं आएंगे, हम ये देखेंगे कि जो x/2 होगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है, जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है ये पता करेंगे। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, सेकंड में है तो नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग से लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला अब आपको स्पेशली याद रखना है, और अब आज के इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखनी है, लेकिन एक चीज़ आप समझ सकते हो, सिर्फ cos x की वैल्यू पहले पता करनी है मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले cos x की, उसके बाद बाकी की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में आपको tan x दे दिया, tan x कितना दिया है, -4/3, और x जो है वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कोस। तो यदि x सेकंड चतुर्थांश में है तो इसका मतलब कोस की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी या नहीं आएगी। x बच्चों आपका कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों आपका, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो tan x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार बच्चों मैं सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करूँगा, यानी संख्यात्मक मान लूँगा, मुझे साइन नहीं लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार लेंथ ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, लेंथ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, लंब और आधार इनकी लंबाई तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो लंबाई नेगेटिव नहीं करनी है, तो p/b, ओके। तो कंपेयर करने पर मेरे पास p की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 3, सॉल्व करूँगा तो जो हाइपोटेनियस यानी जो आपका कर्ण है वो कितना आ जाएगा, 5 यानी 5, ठीक है, सॉल्व करना आता होगा। तो बच्चों यहाँ से जो मेरे पास cos x है वो क्या बनेगा, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बट्टे कर्ण, वो हो जाएगा 3/5, लेकिन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि जो x है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, और आप सब जानते हो दूसरे चतुर्थांश में जो cos होता है वो बच्चों नेगेटिव होता है। क्लियर होगी इतनी बात, समझ आ गई होगी भाई मैंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपकी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी हुई है, और सिंपल सी बात है, साइन देखना था भी पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन अब समझने वाली बात है, x सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब अगर मैं 90 और 180 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इनके बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे क्यों, वैल्यू से पता चल रहा है, -4/3, हम जानते हैं tan 90 का मान क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी, और tan पाई का 0, और ना तो वो इन्फिनिटी है ना वो 0 है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जरूर है, लेकिन 90 से 180 के बीच में x है, इक्वल में नहीं है। क्लियर आ गई, इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल का साइन नहीं ले रहा हूँ। कोई बच्चा कहेगा सर सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब इक्वल भी तो होता है, हाँ इक्वल जरूर हो सकता है, लेकिन वैल्यू देखो ना आप, भाई जो वैल्यू दी गई है आपको वो -4/3, भाई हमें ये जरूर नहीं पता है कि वो कहाँ है, कौन से एंगल पे -4/3 है, ये आपको बच्चों चलो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि ये जो π/2 होता है यानी जो 90 है वो वहाँ से लेकर यहाँ तक 180 तक, भाई 90 पे इन्फिनिटी, 180 पे 0, और ये दोनों ही नहीं है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं है, ठीक है। मुझे चाहिए x/2, तो इस इनइक्वलिटी को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 90/2 x/2 एंड 180/2, इसको क्या लिखूंगा मैं, 45x एंड 90, सॉरी x/2। यानी बच्चों एक बात क्लियरली यहाँ से पता चल गई कि जो x/2 कितना भी होगा 45 से 90 के बीच का। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है क्या भाई? जब x है वो 90 से 180 यानी 90 टू 180 के बीच है, तो हाफ कर दिया कंप्लीट,
इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया तो जो बच्चों रिजल्ट आया वो आया 45 से 90 के बीच। और आप सब जानते हो 45 से 90 के बीच जितनी भी वैल्यू आती है, 45 से 90 के बीच जितनी भी वैल्यू आती है वो सब की सब आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश के अंदर आती है। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि आपका जो cos x/2, sin x/2 और tan x/2 तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। न्यूमेरिकली वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमें उस वहाँ पे प्लस माइनस न लगाकर हमें सिर्फ प्लस लगाना है। क्यों लगाना है, उसका रीज़न ये रहा क्योंकि x/2 45 से 90 यानी 45 से 90 के बीच में यदि आपका बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से बच्चों एक बात क्लियर हो जाती है कि ये आपका कौन सा चतुर्थांश बनेगा, पहला। क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यदि आपको याद हो हमने cos x/2 का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रूट के अंदर 1 प्लस cos x/2। कोई बच्चा कह सकता है सर वहाँ पे हमने आगे प्लस माइनस का साइन यूज किया था। किसका साइन यूज किया था, प्लस माइनस का, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिर्फ प्लस माइनस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू क्या है, ये -3/5 ही लेनी है, इसको चेंज मत कर देना। ठीक है, -3/5/2। तो देखो बच्चों 5 - 3 हो जाएगा 2/5 आएगा, 2/5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा रूट के अंदर 1/5। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व नहीं होता तो पढ़ा रहने दो। साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो इसको बच्चों मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1/√5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√5 लिख सकता हूँ ना। अब साइन एक्स के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर यदि याद हो 1 प्लस cos x/2 होता है, तो ये होगा 1 प्लस 3/5/2। 5 एलसीएम लूँगा तो 5 + 3 8/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/5 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 2/√5। ठीक है, तो साइन एक्स आ गया बच्चों यहाँ पे आपके पास 2/√5 और cos x आ गया 1/√5। क्लियर हुआ। इसके बाद tan है, तो tan आप सॉरी x/2 है बच्चों, मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे x/2 है। tan x/2 क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो, sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 है स्टूडेंट मेरे पास 2/√5 और यह है 1/√5। √5 से √5 कैंसिल कर दो तो 2/1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास जो tan x/2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। cos x/2 की 1/√5 और sin x/2 की 2/√5। क्लियर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें आपके पास होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे है। तो एक बार मैं आप इसको देखिए, कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। बाकी बच्चों सिंपल प्रोसेस है, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे भी आपको कुछ नोट करना हो, कुछ लिखना हो, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरीके से खुद की हैंड राइटिंग में जैसे आपको तैयार करने वैसे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन भी। तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जिसको ये डाउट है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, यदि किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे देखिए। तो क्वेश्चन है सेम बच्चों, ये प्रोसेस है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है कि cos x की वैल्यू है -1/3। cos x की वैल्यू कितनी है, -1/3 और x आपका बिलोंग कर रहा है, x जो है वो आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ ऐसा है। ठीक है, वही प्रोसेस है स्टूडेंट सभी की कि sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 इन तीनों को ज्ञात करना है आपको।
लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी हेल्प हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे cos x दिया हुआ है, क्योंकि देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन और कोस का, उसमें में cos x की ज़रूरत होती है। अब cos x यदि आपको स्पेशली दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों, मैं तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे cos x नहीं दिया गया था, तो फिर मुझे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे पहले cos x ज्ञात करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा। अब वो तो काम कम हो गया ना, अब सीधा फॉर्मूला के थ्रू हम करेंगे, लेकिन पहले x/2 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा वो देखना जरूरी है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 182 270 लिखने का, यानी आप π/2 3π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसे समझने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 90 x/2 एंड 135, और इतनी वैल्यू आप देखने के बाद आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा x/2 बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, जो आपका दूसरा चतुर्थांश है सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ होगा। और वहाँ से क्लियरली एक चीज़ स्पष्ट पता चल गई कि sin x/2 तो होगा पॉजिटिव, लेकिन cos x/2 नेगेटिव, और tan x/2 भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा उसका रीज़न आप जानते हो, क्योंकि आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के जो लेक्चर है उनके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, चारों के चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा sin x/2, रूट के अंदर 1 माइनस cos x/2, 1 cos x की बच्चों मेरे पास वैल्यू है -1/3, एक माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस, प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लूँगा, 3 + 1 4/3/2, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो हो जाएगा √2/3। ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई sin x/2 की। पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं करनी है, क्योंकि मेरा x/2 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos x/2 क्या होगा बच्चों, वो होता है, आगे माइनस लगाना जरूरी है, 1 + cos x डिवाइड बाई 2, आगे माइनस है, 1 - 1/3 डिवाइड बाई 2, 3 बन जा 3 - 1 2/3, तो ऊपर आ जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1/3 है, सीधा लिख सकता हूँ -1/√3, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/√3 लिख सकता हूँ इजीली। क्लियर होगी बच्चों इतनी बात। अब tan x/2 क्या होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं tan x/2 होता है sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2, तो ये आया है √2/√3, इसको ऐसे लिख देता हूँ, -1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का √2, ये लीजिए tan आ गया, sin आ गया, cos के इधर दोबारा लिख देता हूँ, cos x/2 हो जाएगा -1/√3। ये लीजिए बच्चों। अब बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन की जो प्रोसेस है करने की वो दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, आराम से बैठ गई होगी, अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, भी 2 काम आपको पता करने हैं, नंबर याद करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप ये पता करो कि आपका जो x/2 एंगल है वो कहाँ है, पहले चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है, क्योंकि चतुर्थांश के हिसाब से आपको साइन पता चल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, नंबर 1। उसके बाद सेकंड प्रोसेस बच्चों आपकी क्या रहेगी, आप cos x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। हाँ, cos दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो cos x पता करो, और x कहाँ है उसके हिसाब से साइन भी ध्यान रखना जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर बच्चों प्रोसेस समाप्त हो ही जाती है, फिर ये फॉर्मूले आपके सामने, यहाँ पे वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों बताइए सारी जानकारी समझ आई या नहीं आई। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। हाँ, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है।
तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और शायद नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को मैं समाप्त करने की सोचूंगा और फिर एक नया चैप्टर बहुत अच्छा जो आपकी पूरी मैथ को लेकर चलेगा, फलन फंक्शन। बच्चों वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसके लिए आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना है उसका, ठीक है। फलन समझने के लिए बच्चों आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा एक एक चीज़ का, उसके लिए आपको स्पेशली तैयार रहना पड़ेगा। बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यदि वो चैप्टर समझ आ जाता है तो आगे की मैथ बहुत हद तक हमारी कवर हो जाती है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।